एनएसए डोभाल की रूस यात्रा पर मचा बवाल। यूक्रेन कर रहा मोदी से समझौते की गुजारिश। ड्रैगन की साजिशों पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को इमोशनल ब्लैकमेल करने की खूब कोशिशें हुई। भारत के कंधों पर मानवता का बोझ डालकर यूरोप बड़ी साजिश कर रहा था। यूरोप सोच रहा था कि केवल उसके कहने पर भारत अपने बेहद पुराने दोस्त रूस से नाता तोड़कर उनके खेमे में आ जाए, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि ये नया भारत है जो कोई भी फैसला दबाव से नहीं बल्कि चुनाव से करता है। दोस्तों, अमेरिका का यह दावा है कि रूस यूक्रेन पर अमानवीय हमला कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर ठीक से देखा जाए तो इस हमले का जिम्मेदार केवल अमेरिका है। सवाल उठता है कि अमेरिका इस हमले का जिम्मेदार कैसे है, जबकि हमला रूस की तरफ से किया गया है। तो दोस्तों, रूस बहुत पहले से अमेरिका को यह चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका नेटो का विस्तार बंद कर दे, लेकिन अमेरिका जानबूझकर रूस को उकसाने में लगा है। वो लगातार रूस के पड़ोसियों को नेटो में शामिल कर रहा है, और जब बार बार चेतावनी के बाद भी यूक्रेन नहीं माना तो रूस ने हमला कर दिया। और ऐसे में यूक्रेन दुनिया से उम्मीद कर रहा है कि पूरी दुनिया आंख मूंद कर उसका साथ दे, जबकि युद्ध से पहले यूक्रेन का रवैया इतना खास नहीं रहा कि दुनिया उसकी मदद करे। वो भारत से भी उम्मीद कर रहा था कि भारत उसके लिए अपने सबसे पुराने दोस्त रूस को छोड़कर उसकी मदद करे। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिस पर दुनिया में बवाल मच गया है। पूरा यूरोप, अमेरिका हैरान है। दुनिया को किसी बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने क्या धमाका कर दिया है? अमेरिका, यूरोप की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? क्यों दुनिया हैरानी से भारत की तरफ देख रही है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर हैं। डोभाल की यात्रा पूरी दुनिया को खटक रही है। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष के साथ मीटिंग की है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारत रूस यूक्रेन वॉर पर कोई निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। वो इस वॉर पर कोई तीसरा रास्ता निकालकर युद्ध विराम करा सकता है, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद को हल करना है। इस बीच यूक्रेन ने भारत के लिए जो प्रतिक्रिया दी है वो बेहद गंभीर आरोप है। यूक्रेन के इस बयान से पता चलता है कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात करने पर वो कितना बेचैन है। सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन ने भारत के लिए क्या कहा है, खासकर तब जब भारत के एनएसए रूस की यात्रा पर है। यूक्रेन की धड़कनें क्यों तेज हो गई हैं? भारत से यूक्रेन की खींच की वजह क्या है? तो दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रूस दौरे से चिढ़कर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है उसमें यूक्रेन के लोगों का खून मिला है। दोस्तों, यूक्रेन के पक्ष द्वारा कोशिश ये थी कि भारत भी अमेरिका के रूस पर लगाए प्रतिबंधों को माने, लेकिन भारत ने बेवकूफी नहीं की। ये किसी भी तरह से भारत के पक्ष में नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि रूस जैसे दोस्त के साथ जरूरत के वक्त में भारत धोखा नहीं दे सकता था। और दूसरी वजह यह भी थी कि जब भारत पर महंगाई का दबाव था, ऐसे वक्त में रूस भारत को बम्पर ऑफर दे रहा था और भारत को इससे महंगाई में बड़ी राहत मिली। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन के आरोपों का तो सवाल यूक्रेन पर भी उठता है कि क्या वो भारत पर इस तरह के आरोप लगाने का नैतिक आधार रखता भी है? भारत के साथ उससे किस तरह के रिश्ते रहे हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सीमा पर भारत को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, जब भारत छूट पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो इसे ये समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के खून से होगी। भारत को मिलने वाले रूसी कच्चे तेल के हर बैरल में यूक्रेन का लहू मिला है। हम भारत के लिए मित्रवत रहे हैं। मैंने देश में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने में समर्थन किया था। हमें भारत से यूक्रेन के लिए अधिक व्यावहारिक समर्थन की उम्मीद थी। विदेश मंत्री कोलेबा ने द हिंदू से बात करते हुए भारत और यूक्रेन को दो ऐसे लोकतंत्रों के रूप में संदर्भित किया जिनमें आवश्यक समानताएं हैं और दो लोकतंत्रों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। जबकि बड़ा सच यह है कि उनके देश ने पाकिस्तान के लिए हर बार भारत की पीठ में छुरा भोंका है। यूक्रेन के दिल में भारत की नफरत आज की नहीं बल्कि 2.5 दशक पुरानी है। भारत और यूक्रेन के रिश्तों का सिलसिला सन 1990 के दशक में शुरू हुआ है। यूक्रेन जिस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, भारत के संबंध काफी अच्छे थे। जब सोवियत संघ टूटा तो भारत वो दुनिया का पहला देश बना जिसने यूक्रेन को मान्यता दी। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने यूक्रेन को एक संप्रभु देश का दर्जा दिया था। जनवरी 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। साल 1993 में यूक्रेन ने नई दिल्ली में उच्चायोग खोला, जो कि एशिया में उसका पहला हाई कमीशन था। दोनों देशों के बीच 17 द्विपक्षीय संबंध भी साइन हुए और यूक्रेन भारत का ट्रेड पार्टनर बन गया। साल 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो यूक्रेन ने यू टर्न ले लिया।
यहां से उसने भारत को धोखा देना शुरू कर दिया था। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। यूक्रेन ने दुनिया के 25 देशों के साथ मिलकर भारत के इस कदम का विरोध किया। वो सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उन देशों का साझेदार बन गया जिसने भारत पर प्रतिबंध लगाए, जबकि भारत सरकार ये साफ कर चुकी थी ये परीक्षण उसने अपनी सुरक्षा के लिए उठाए हैं। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के उस प्रस्ताव का समर्थन भी किया जिसमें भारत को और ज्यादा परमाणु परीक्षण करने से रोकने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में भारत से एनपीटी और सीटीबीटी संधि को साइन करने के लिए कहा गया था। भारत अगर हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है तो पाकिस्तान यूक्रेन पर। यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हथियारों की डील का एक लंबा इतिहास है। यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करता है। दोनों देशों के बीच हथियारों के लिए 1.6 अरब डॉलर की डील साइन हुई है। पाकिस्तान की सेना जिस T-80 टैंक का प्रयोग करती है वो यूक्रेन में ही बना है। साल 2017 में दोनों देशों ने वो द्विपक्षीय समझौता साइन किया था जिसमें T-80 टैंक के अपग्रेडेड वर्जन को खरीदे जाने का जिक्र था। भारत की तरफ से कई बार ये बातें सामने लाई गईं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से पाक को 320 T-80 टैंक का निर्यात बंद नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद की बात हो या फिर पाक में आतंकियों को मिलने वाली मदद का जिक्र, यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। यूक्रेन की इसी धोखा देने की आदत ने भारत को उसका साथ नहीं देने दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूएन में जब रूस के खिलाफ वोटिंग हुई तो भारतीय अधिकारियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, फरवरी में भारतीय यूक्रेनी दूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से पुतिन को रोकने में मदद करने और यूक्रेन पर उनके हमले की निंदा करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इगोर पोलिखा ने कहा था, भारत को पूरी तरह अपनी वैश्विक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम मोदी एक सम्मानित नेता हैं। रूस के साथ भारत की विशेष भागीदारी है। मुझे नहीं पता कि पुतिन कितने नेताओं की बात को सुनेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि पीएम मोदी की शक्तिशाली आवाज को वो जरूर सुनेंगे। ऐसे में जब डोभाल रूस गए हैं तो एक बार फिर वही अपील की जा रही है। जबकि इस युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में कोई भी पक्ष विजेता नहीं होगा और सभी हार जाएंगे। उन्होंने कहा था कि शांति और वार्ता ही देशों के बीच जारी संघर्ष के समाधान का एकमात्र तरीका है। हालांकि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है। तो दोस्तों, डोभाल की यात्रा क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर वो रूस के जरिए चीन विवाद सुलझाने में कामयाब हुए तो ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय